हाँ, पिछले लेक्चर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है, अब इस सारे चीज को अगर हम लोग समझें कि एक ऐसा समझो कि एक वकील जो है अपने कोर्ट में एक जो अपराधी है उससे पूछताछ कर रहा है। वो एक इंटरव्यू है, आमने सामने की परिस्थिति है। एक व्यक्ति सूचनाओं को प्राप्त कर रहा है मौखिक रूप से, सामने वाला व्यक्ति सूचनाओं को मौखिक रूप से दे रहा है। अगर संरचित इंटरव्यू का मामला हो तो पहले से सेट क्वेश्चंस हों। जैसे मान लो कि उस व्यक्ति ने चोरी किया है, तो हम प्रश्न पूछें कि आपने चोरी की है, वो बोल देगा नहीं। आप उस समय उस घर में मौजूद थे जहां चोरी, वो बोल देगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा मसला हल नहीं होगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति, वकील जो होते हैं, वो सूचनाओं को निकालने के लिए प्रश्नों को तोड़ मरोड़ करके, इधर से उधर से घुमा करके, फिरा करके, जोड़ करके, जॉली एलएलबी पिक्चर की मिसाल दी जा सकती है। दोनों पार्ट बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाया गया वकीलों के कार्य को। घुमा फिरा के, जॉली एलएलबी एंड पिंक, अमिताभ बच्चन साहब की, घुमा फिरा के इधर उधर से पूछताछ करते करते वांछित सूचनाओं को निकाल लेते हैं और उसको प्रमाणित कर देते हैं जज के सामने। तो ये हुआ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का उदाहरण। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि वकील को बहुत एक्सपर्ट, दक्ष, स्मार्ट होना जरूरी है। अगर आप बेवकूफ वकील की तरह गए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे, तो आपका क्लाइंट नकार दिया और आप जज के सामने कुछ चीजें को नहीं प्रूफ कर पाइएगा और आपका मामला रफा दफा हो जाएगा। उसी तरीके से दिक्कत अब यहाँ ये आती है कि वकील जो है अपने उद्देश्य, अपने किसी खास नियत, अपने किसी खास पूर्वाग्रह के कारण कई बार जो वास्तविक तथ्य है उसको तोड़ मरोड़ करके, अर्थ का अनर्थ निकाल के उसको प्रमाणित कर देते हैं। तो ये उदाहरण देने का मेरा मतलब यही है कि जब भी व्यक्ति को स्वतंत्रता देंगे, उसकी क्षमता पे हम लोग भरोसा करके उसको पावर देते हैं, तो कई पॉजिटिव चीजें आती हैं, कुछ कमियां भी आ जाती हैं। और उन कमियों में उस व्यक्ति का बायस, उस व्यक्ति का वर्तमान परिस्थिति, इंटरव्यू जब ले रहा उस समय की कैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इन सारी चीजों के कारण रिजल्ट्स प्रभावित होता है, जिस कारण रिलायबिलिटी प्रभावित हो जाती है। और एक उदाहरण से समझते हैं। अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों का स्वरूप पहले रिकॉर्ड करने का स्वरूप पहले से निश्चित है, तो एक रिस्पोंडेंट जो मेल है और दूसरा रिस्पोंडेंट फीमेल है तो भी वही रिजल्ट आएगा। एक रिस्पोंडेंट मेल है और दूसरा इंटरव्यू करता फीमेल है तो भी वही रिजल्ट आएगा। लेकिन असंरचित साक्षात्कार में, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल डिफरेंसेस जो है एक फैक्टर के रूप में कार्य कर सकता है, और वो अलग तरह के पूर्वाग्रह जो एक सेक्स दूसरे सेक्स के प्रति रखता है, उसके कारण रिजल्ट अलग आ सकता है। अगर एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में रिस्पोंडेंट मेल है और इंटरव्यूअर भी मेल है, वहीं दूसरे केस में जब रिस्पोंडेंट मेल है और इंटरव्यूअर फीमेल है। तो इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन हमें समझना यह है कि जब भी हमको ज़्यादा गहरी, ज़्यादा व्यापक सोचना चाहिए, तो हमको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के तरफ जाना पड़ता है। अब दूसरी एक और चीज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के साथ है कि इसमें इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत दारोमदार होता है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग, इसलिए उसकी दक्षता, इसलिए उसका एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अनट्रेंड व्यक्ति ऐसे इंटरव्यूज को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूअर का ट्रेंड होना, एक्सपर्ट होना, स्मार्ट होना, इमोशनली बैलेंस्ड होना, एक बैलेंस पर्सनालिटी होना ज़्यादा जरूरी है। तो ये मुख्य रूप से स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का स्वरूप है, उसके तुलनात्मक लाभ और हानियां हैं।
जिसको हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करके समझते हैं। आगे हम लोग इंटरव्यू चैप्टर के में एरर के बारे में और इंटरव्यू का रोल क्या है साइकोलॉजी में एक डेटा कलेक्शन टूल के रूप में, उसकी कितनी महत्ता है, कितना मान है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।